दोस्तों, राजनीति में कहा जाता है कि सत्ता इंसान को बदल देती है, लेकिन तमिलनाडु में इस वक्त जो हुआ उसने एक और बात साबित कर दी। सत्ता के खेल में सबसे पहले इस्तेमाल होते हैं भरोसा करने वाले लोग। 25 विधायक अपनी पार्टी से बगावत कर गए। सोचा था नई सरकार आएगी तो नई जिंदगी मिलेगी, मंत्री बनेंगे, ताकत बढ़ेगी, लेकिन जिस आदमी के लिए उन्होंने अपनी पूरी राजनीति दांव पर लगा दी, वही सत्ता मिलते ही उनसे दूर हो गए। अब ना पुरानी पार्टी अपनाने को तैयार है, ना नई पार्टी साथ रखने को। और यही इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा है, क्योंकि ये सिर्फ तमिलनाडु की राजनीति की कहानी नहीं, ये इंसानी महत्वाकांक्षाओं, लालच, भरोसे और इस्तेमाल होकर फेंक दिए जाने की कहानी। एक तरफ विजय है जो एक एक चाल सोच समझ कर चल रहे हैं, दूसरी तरफ वो नेता है जिन्हें लगा था कि सत्ता का दरवाजा खुलते ही उनकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन राजनीति में सबसे बड़ा धोखा वही खाता है जो ये मान लेता है कि सत्ता में दोस्ती हमेशा के लिए होती है। और शायद यही वजह है कि तमिलनाडु की ये कहानी अब सिर्फ राजनीतिक नहीं रही, ये पूरी तरह मानवीय कहानी बन चुकी है, जहां कोई किसी का स्थायी साथी नहीं, जहां सिद्धांत से ज्यादा कीमत सत्ता की, और जहां इस्तेमाल होने के बाद आदमी को ये समझ आता है कि खेल खत्म होते ही खिलाड़ी बदल जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं राज के वर्मा और आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और राज टीवी का स्पेशल सेगमेंट बिहाइंड द न्यूज। दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त जो हो रहा है वो बड़ा दिलचस्प है। एक पूरे राजनीतिक दौर के खत्म होने और नए दौर की शुरुआत आखिरी और पहला अध्याय है। और इस नए अध्याय के केंद्र में है जोसेफ विजय। बीते दिन तमिलनाडु में विजय सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। 23 नए मंत्रियों ने शपथ ली। 21 टीवीके के, 2 कांग्रेस के, यानी 1967 के बाद पहली बार तमिलनाडु में कांग्रेस का कोई विधायक मंत्री बना। पूरे 60 साल बाद सुनने में कांग्रेस की बड़ी उपलब्धि लगती है, लेकिन राजनीति में सिर्फ पद मायने नहीं रखती, उसके पीछे का रास्ता भी मायने रखता है। कांग्रेस अपने दम पर यहां नहीं पहुंची, उसके विधायक डीएमके के सहारे जीते। चुनाव से पहले टीवीके के साथ नहीं थे, लेकिन सत्ता की राजनीति ने रास्ता बदल दिया। और इसी बीच एक और दिलचस्प बात हुई। तमिलनाडु में कुल 35 मंत्री बन सकते थे, 10 पहले शपथ ले चुके थे, 23 ने अब ली, यानी अभी भी 2 जगह खाली है। ये जगह वीसीके और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लिए छोड़ी गई। दोनों दल सरकार में शामिल होने वाले थे, लेकिन आखिरी वक्त पर उन्होंने कहा कि हमें सोचने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। अब ऊपर से देखने पर यह सामान्य राजनीतिक घटना लग सकती है, लेकिन यहीं से तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा विरोधाभास शुरू होता है, क्योंकि ये वही दल है जो अब भी डीएमके गठबंधन का हिस्सा है, यानी विपक्ष में भी है और सत्ता में भी शामिल होने जा रहे हैं। एक पैर विपक्ष में, दूसरा सत्ता में। अब बताइए, कहीं आपने देखा या सुना कैसा? और यही समझ आता है कि विजय आखिर खेल क्या रहे। लेकिन असली कहानी अभी शुरू होती है। कहानी उन 25 विधायकों की जिन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ जाकर विजय को सत्ता तक पहुंचाया। एआईएडीएमके के 47 विधायक जीत कर आए थे। ई पल्लानीस्वामी उनके नेता थे, लेकिन ट्रस्ट वोट के दौरान 25 विधायकों ने पार्टी लाइन तोड़ दी, अपनी ही पार्टी के खिलाफ जाकर विजय को समर्थन दे दिया। अब सामान्य राजनीति में क्या होता है? जो विधायक सरकार बचाते हैं उन्हें मंत्री बनाया जाता है, सत्ता में हिस्सेदारी दी जाती है, उनका राजनीतिक भविष्य सुरक्षित किया जाता है। लेकिन विजय ने ऐसा कुछ नहीं किया। 25 में से एक विधायक को भी मंत्री नहीं बनाया, एक को भी नहीं। और यही विजय ने अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक चाल चली। ट्रस्ट वोट से पहले विजय खुद एसपी वेल्यूमणि के घर गए थे, बागी विधायकों से मिले थे, उन्हें भरोसा दिया गया था। उन्हें लगा था कि अब सत्ता में जगह मिलेगी, मंत्री पद मिलेगा, नई सरकार में ताकत बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही ट्रस्ट वोट खत्म हुआ, सरकार बच गई। विजय ने इन विधायकों से दूरी बना ली। कोई बातचीत नहीं, कोई सौदा नहीं, कोई मंत्रालय नहीं। और यही इस पूरे खेल का सबसे बड़ा मोड़ था। दरअसल विजय को इन विधायकों की जरूरत सत्ता के लिए कम, राजनीति के संदेश के लिए ज्यादा थी। उन्होंने एक साथ कई निशाने साध दिए। पहला संदेश छोटे सहयोगी दलों को, जो 2-2 विधायकों के दम पर दबाव बना रहे थे, उन्हें बता दिया गया कि हम तुम्हारे भरोसे नहीं, हमारे पास दूसरे विकल्प भी है। दूसरा संदेश तमिलनाडु की जनता को कि देखिए, एआईएमडीएमके के सिद्धांत की राजनीति नहीं करते, उनके विधायक सत्ता के लिए अपनी पार्टी छोड़ने को तैयार है। और तीसरा,
सबसे बड़ा संदेश विजय ने यह साबित करने की कोशिश की कि मैं द्रविड़ राजनीति का हिस्सा नहीं, मैं उसका विकल्प हूं। यही वजह है कि उन्होंने बागी विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल नहीं किया। अगर कर लेते तो वही पुरानी राजनीति दोहराई जाती, चेहरा नया होता, तरीका पुराना। लेकिन विजय ने समर्थन लिया, सरकार बचाई और फिर उन्हीं विधायकों को बीच रास्ते में छोड़ दिया। अब हालात ये है कि ये वो विधायक ना अपनी पार्टी में सम्मान के साथ लौट सकते हैं, ना विजय उन्हें अपनाने को तैयार है। उनकी सदस्यता पर भी खतरा है क्योंकि उन्होंने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया। अगर ई पलानीस्वामी स्पीकर के पास जाते हैं तो उनकी विधायकी जा सकती है। और सबसे बड़ी कमजोरी ये रही कि वो 2/3 संख्या भी नहीं जुटा पाए। अगर 2/3 विधायक साथ आ जाते तो पार्टी विलय का रास्ता खुल जाता, सदस्यता बच सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी अब वो पूरी तरह राजनीतिक अनिश्चितता में फंस चुके हैं। पूर्वांचल में कहावत कही जाती है, जेकर खाती चोरी कहीली उहे कही चोरवा। यानी जिसके लिए सब कुछ दांव पर लगाया जाता है वही सबसे बड़ा तमाशा बना दे। और यही इन बागी विधायकों के साथ हुआ। विजय ने बिना एक शब्द कहे पूरे तमिलनाडु को संदेश दे दिया कि जो अपनी पार्टी के नहीं हुए वो हमारे क्या होंगे। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा पहलू अभी बाकी है। तमिलनाडु की जनता आखिर विजय की ओर क्यों गई? क्योंकि 6 दशक से तमिलनाडु की राजनीति डीएमके और एआईएडीएमके के बीच घूम रही थी। द्रविड़ राजनीति तमिलनाडु की पहचान बन चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे जनता विकल्प खोजने लगी। एक राजनीतिक वैक्यूम तैयार हो रहा था। बीजेपी ने उस जगह को भरने की कोशिश की। अन्नामलाई को आगे बढ़ाया गया, लेकिन आखिरी वक्त पर बीजेपी पीछे हट गई और उसी खाली जगह में विजय उतर गई। लोगों ने विजय को देखा कि ये ना डीएमके के साथ है, ना एआईडीएमके के साथ, और पहली बार चुनाव लड़ने वाली पार्टी तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अब विजय हर कदम पर यह दिखाना चाहते हैं कि उनकी राजनीति द्रविड़ राजनीति से अलग है। इसलिए शपथ ग्रहण में फिर पहले वंदे मातरम गाया गया। द्रविड़ दलों ने विरोध किया, कहा पहले तमिल राष्ट्रगान होना चाहिए, लेकिन विजय ने नहीं माने। अब लोग पूछ रहे हैं, क्या विजय बीजेपी की तरफ जा रहे हैं? क्या वो हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं? असल में विजय खुद को द्रविड़ राजनीति से अलग दिखाना चाहते हैं, और क्योंकि उनके पास अपनी कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है, इसलिए उन्हें प्रतीकों का सहारा लेना पड़ रहा है। वंदे मातरम, सनातन, राष्ट्रीयता, ये सब उसी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन ध्यान रखिए, विजय बीजेपी के साथ भी नहीं जाना चाहते, इसलिए कांग्रेस को साथ रखा गया ताकि ये संदेश जाए कि तमिलनाडु में बीजेपी विरोध का नया चेहरा अब सिर्फ डीएमके नहीं, टीवीके भी है। यानी विजय एक साथ कई मोर्चों पर राजनीति कर रहे हैं। डीएमके को कमजोर करना, एआईडीएमके को खत्म करना, छोटे दलों को नियंत्रण में रखना और बीजेपी से भी दूरी बनाए रखना। लेकिन राजनीति में हर चाल की कीमत होती है, और विजय ने भी एक बड़ा जोखिम उठा लिया, क्योंकि इनकी सरकार छोटे दलों के सहारे टिकी है। 2-2 विधायकों वाली पार्टियां अगर कल समर्थन वापस ले ले तो सरकार मुश्किल में पड़ सकती। यानी विजय ने विरोधियों को तो चित कर दिया, लेकिन अपनी सरकार की स्थिरता को भी दांव पर लगा दिया। अब देखना यह है कि जिस राजनीतिक चतुराई से विजय सत्ता तक पहुंचे, क्या उसी चतुराई से वो सत्ता को बचाए भी रखेंगे, या तमिलनाडु की राजनीति में अभी भी और बड़े खेल बाकी। मेरी नजर में तमिलनाडु की राजनीति अब उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां लोग सिर्फ नई पार्टी नहीं, नई राजनीतिक संस्कृति खोज रहे हैं। विजय ने फिलहाल यह भरोसा जरूर जगा दिया कि वो डीएमके और एआईडीएमके दोनों से अलग रास्ता बनाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ अलग दिखना काफी नहीं होगा। आखिरकार जनता ये देखती है कि सत्ता में आने के बाद राजनीति बदली या सिर्फ चेहरे बदले। क्योंकि अगर पुराने नेताओं की तरह ही सत्ता बचाने की जोड़ तोड़, दबाव और राजनीतिक इस्तेमाल शुरू हो गया, तो फिर तमिलनाडु में बदलाव का जो सपना लोगों ने देखा है वो बहुत जल्द टूट भी सकता है। और शायद यही वजह है कि आने वाले कुछ महीने सिर्फ विजय सरकार के लिए नहीं, तमिलनाडु की राजनीति के भविष्य के लिए भी सबसे अहम होने वाले। बाकी आपको क्या लगता है? कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।